जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और अब मैं आ चुका हूँ आपके बीच आज फिर से इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। आज जो हम सब सोल्जर जीडी का पेपर करेंगे जो कि है आपका ROHQ पुणे का। ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35। जो जानकारी दी जाती है बेसिक सी वही जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। तो चलिए सभी क्लास की शुरुआत करेंगे। अपना पूरा नया पेपर है आपका, पूरा नया पेपर रहेगा 1 नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है आपका ये इंडियन आर्मी का जो कि ROHQ पुणे का है। तो सभी एंड तक बने रहेंगे क्लास के। टेस्ट लगाने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले जल्दी सभी शेयर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सभी क्लासेस की रूटीन याद रखें। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आती है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास आपकी करवाई जाती है। तो हमारी इन दोनों क्लासेस में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़ें। 1 बजे जुड़िए जीके जीएस के लिए और शाम 7 बजे जुड़िए प्रीवियस ईयर के लिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए है आपका, देखो जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है? इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी? इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? मुंबई, आगरा, जयपुर या फिर दिल्ली? जो इंडिया गेट है यह किस शहर में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग और बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो आज के जो आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें से आप सबका टारगेट है 29 का। टारगेट काफी ज्यादा है मैं समझ रहा हूं, पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर में और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल इतना स्कोर करेंगे। तो जो पुराने बच्चे हैं उनका 30 में से 29 करना है और जो नए हैं उनको कुछ कम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं नए वालों का। तो चलिए इंडिया गेट कहाँ पे है? तो यह स्थित है दिल्ली में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी दिल्ली। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? देहरादून, पुणे, दिल्ली या फिर नागपुर? निम्नलिखित में से किस शहर में जो है आपका भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि जो भारतीय सैन्य अकादमी है यह किस शहर में स्थित है। क्या होगा? आंसर करिए जल्दी से। तो जो भारतीय सैन्य अकादमी है यह देखो आपका स्थित है देहरादून में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए देहरादून। कहां पे है भारतीय सैन्य अकादमी? तो यह देहरादून में है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 3 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, गोदावरी, कोसी या फिर नर्मदा? जो सरदार सरोवर परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और बिना किसी देरी के साथ बताएंगे, किसी से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज। तो जो सरदार सरोवर योजना है यह किस नदी पर है? तो यह स्थित है देखो नर्मदा नदी पे। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी नर्मदा। चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 4 नंबर सवाल दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गंगा पर्वत या फिर आपकी नंदा देवी या कंचनजंगा या फिर केटू? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी है जो कि संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? अच्छा, पहली सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। ये तो आप सब जानते हैं। पहली सबसे ऊंची चोटी, पहली सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। अब पूछा आपसे संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी, संसार की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी। तो जो संसार की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है वो है देखो आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, क्या आंसर हो गया? तो ऑप्शन डी K2, POK में जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहां पे पड़ता है। राइट आंसर क्या हो गया? डी K2। ठीक है, ये जो है संसार की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डेंसिटी? मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर हरिश्चंद्र? जो मौर्य साम्राज्य है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो मौर्य साम्राज्य इसको किसने स्थापित किया? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे। जो मौर्य साम्राज्य है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया है? चलिए आंसर करें और बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो जो मौर्य साम्राज्य इसको स्थापित किसने किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह स्थापित किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 6 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे। यह दिया गया है थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? मंगोलिया, नेपाल, इजिप्ट या फिर भारत? जो थार रेगिस्तान है यह किस देश में स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए बताइए जल्दी से। जो थार रेगिस्तान है यह किस देश में स्थित है? चलिए करें आंसर जल्दी से। क्या होगा यहाँ पे? तो जो थार रेगिस्तान है
यह देखो स्थित है भारत देश में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी भारत। थार रेगिस्तान कहाँ पे है? थार डेजर्ट। तो यह स्थित है इंडिया में। पाकिस्तान में भी पड़ता है कुछ हिस्सा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ किंग अशोका? निम्नलिखित में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? वीरभद्र, चंद्रभान, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त? निम्नलिखित में से कौन है जो कि सम्राट अशोक के पिता के रूप में जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन है जिसे सम्राट अशोक का पिता बोला जाता है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और बिना किसी देरी के साथ बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पे, सम्राट अशोक के पिता कौन है? क्या होगा राइट आंसर? तो सम्राट अशोक के जो पिता है वो है बिंदुसार। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी बिंदुसार हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका 8 नंबर सवाल, देखो दिया गया है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स? निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों का देश भी कहते हैं? आइसलैंड को, न्यूजीलैंड को, फिनलैंड को या फिर आयरलैंड को? किस देश को जो है 1000 झीलों का देश कहा जाता है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे बिना किसी देरी के साथ। चलिए जल्दी से बताइए कि 1000 झीलों का देश जो है किस देश को कहा जाता है? तो 1000 झीलों के देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फिनलैंड को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी फिनलैंड हो गया सभी का। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका 9 नंबर सवाल दिया गया है, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, सरयू, गोमती या फिर गंडक? जो दिल्ली है यह किस नदी के तट पर स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि जो दिल्ली है यह किस नदी के तट पर स्थित है। क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी से। तो जो दिल्ली है यह देखो स्थित है यमुना नदी के तट पर। क्या हो गया राइट आंसर यहाँ पे? तो जो दिल्ली है यह स्थित है यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 10 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हु एमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? कौन है जिन्हें भारत का लौह पुरुष बोला जाता है? चलिए आंसर करें और बताइए जल्दी से क्या होगा। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो है यह बोला जाता है सरदार पटेल को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी सरदार पटेल हो गया सभी का। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 11 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है आपका, इज द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर दिल्ली? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है? कौन सी जो है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है? क्या होगा आंसर? बहुत ही इजी है, लगभग सभी को पता होगा और बहुत ही इजी चल रहा है अभी। राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन ए मुंबई। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो ये है आपका मुंबई हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं, आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित होते हैं या फिर नामांकित किया जाता है? जो लोकसभा के सदस्य हैं इनका चयन कैसे होता है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि जो लोकसभा के सदस्य हैं इनका चयन कैसे किया जाता है। चलिए जल्दी से आंसर करें और बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए जो लोकसभा के सदस्य हैं वह सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो सांसद होते हैं उनको सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये जो है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 13 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है, वेयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड? भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मुंबई, विशाखापट्टनम, जामनगर या फिर डिगबोई? भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? चलिए सभी लोग आंसर करें और बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। भारत की जो सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है यह कहाँ पे स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है यह देखो स्थित है जामनगर में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी जामनगर हो गया सभी का। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 14 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हु इज द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक? सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया है? सुंदर पिचाई, रतन टाटा, मार्क जुगरबर्ग या फिर ग्राहम बेल? जो सामाजिक वेबसाइट फेसबुक है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लगभग आप सब में से ज्यादातर ऐसे होंगे जो फेसबुक का यूज करते होंगे। तो चलिए बताइए जल्दी से कि जो सामाजिक वेबसाइट फेसबुक है इसका निर्माण किसने किया? जिसका यूज करते हो बताओ वो फेसबुक किसके द्वारा बनाया गया था? चलो जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो देखिए जो सामाजिक वेबसाइट फेसबुक है इसका निर्माण किया गया है मार्क जुगरबर्ग के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मार्क जुगरबर्ग। जो मार्क जुगरबर्ग है इनके द्वारा सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण हुआ है।
चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे और अब जो है यहाँ पे आपका 15 नंबर सवाल रहेगा और जो कि आपका जीके सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, जावा या फिर क्यूबा। बताना है कि निम्नलिखित में से संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, कौन सा ऐसा द्वीप है जिसे संसार के दूसरे सबसे बड़े द्वीप के रूप में जाना जाता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो संसार के दूसरे सबसे बड़े द्वीप के रूप में जो है देखो जाना जाता है किसको, तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, पूछा गया आपसे कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है देखो आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड। क्या हो गया राइट आंसर, तो संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होता है ग्रीनलैंड। हो गया सभी का। चलिए इसी के साथ आपके जीके के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो आपके जीएस के क्वेश्चन की शुरुआत होगी जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो सेक्शन बी जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है गुर्दा, यकृत, हृदय या फिर फेफड़ा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए क्या होगा आंसर सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे, तो जल्दी से आंसर करिए क्या होगा यहाँ पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, तो वो है देखो आपकी यकृत। जिन्होंने भी आंसर किया है बी को, यकृत को, लीवर को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये किया गया है व्हेन अ मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली अ मैन टेंड्स टू फॉल, रेलगाड़ी की अचानक रुकने पर आदमी गिरता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर या फिर पीछे की ओर या फिर आगे की ओर। बताना है आपको यहाँ पे कि जब रेलगाड़ी अचानक रुकेगी तो रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी किधर गिरता है। मानो रेलगाड़ी अचानक रुकेगा तो रेलगाड़ी जब अचानक रुकती है तो कोई भी व्यक्ति जो है आगे की ओर झुकता है, फॉरवर्ड आगे की ओर जो झुकता है जब रेलगाड़ी अचानक रुकेगी तब। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, रेबीज इज कॉज्ड बाय, रेबीज किसके कारण होता है, प्रदूषण, दूषित भोजन, कुत्ते के काटने की वजह से या फिर दूषित पानी की वजह से। जो रेबीज है इसका कारण क्या है, जो रेबीज है यह किसकी वजह से होता है। क्या होगा राइट आंसर सभी लोग करेंगे और बताएंगे जल्दी से। चलिए आंसर की जोर बताइए कि जो रेबीज है यह किसके कारण होता है। तो जो रेबीज है यह होता है देखो कुत्ते के काटने की वजह से, डॉग बाइट की वजह से। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी कुत्ते के काटने की वजह से, डॉग बाइट की वजह से। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है आपका नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है बिजली, घर्षण, बैटरी या सूर्य। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, कौन सा ऐसा स्रोत है जिसे ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। चलिए सबको आंसर करेंगे और बताएंगे क्या होगा यहाँ पे, ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत के रूप में कौन है, तो वो है सूर्य। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी सन, सूर्य। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे और अब जो है यहाँ पे आपका 20 नंबर सवाल है, विच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ कार, मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल, साधारण, अवतल या फिर काला। मोटर कार की जो हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मोटर कार का जो हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। चलिए आंसर करें और बताइए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे, मोटर कार की जो हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो मोटर कार की जो हेडलाइट है उसमें कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी, याद रखिएगा। ठीक है, जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण और जो पश्च दर्पण होता है मतलब कि जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, पश्च दर्पण साइड मिरर में उत्तल दर्पण का और हेडलाइट में अवतल दर्पण का। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 21 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपिटेंट ऑफ ब्लड, निम्नलिखित में से कौन रक्त समूह सर्वग्राही है, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ए पॉजिटिव। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो कि सर्वग्राही है। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो कि सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो वह रक्त समूह है देखो ए बी पॉजिटिव। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव, ये जो है राइट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, ये आपका दिया हुआ है 22 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो कि सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, रक्तचाप, भूकंप, हृदय गति या फिर विद्युत धारा का प्रवाह। जो सिस्मोग्राफ है उसका प्रयोग क्या मापने में करते हैं, जो सिस्मोग्राफ है उसका उपयोग क्या मापने में किया जाता है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि जो सिस्मोग्राफ है इसका उपयोग क्या मापने में करते हैं। तो जो सिस्मोग्राफ है इसका प्रयोग किया जाता है भूकंप मापने में। जिन्होंने भी आंसर किया है बी को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है।
चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 23 नंबर सवाल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखो द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वाट, जूल, कुलाम्ब या फिर एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? क्या होगा आंसर? ध्यान से देखो अब इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। इंग्लिश में जो है पावर का पूछा एसआई यूनिट, इंग्लिश में जो है शक्ति का एसआई पूछा है, और हिंदी में जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा है। तो किसका बताएंगे? यहाँ दोनों का मतलब अलग अलग हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि यदि इंडियन आर्मी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चन कुछ और बन रहा है और हिंदी का क्वेश्चन कुछ और बन रहा है, तो आपका कंसिडरेशन होगा इंग्लिश की ओर। ध्यान में रखिएगा, यही इंडियन आर्मी बोलती है, इंग्लिश की ओर आपका कंसिडरेशन होगा। अब क्या बोला है? इंग्लिश के अनुसार पूछा है एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉट। याद रखिएगा क्यों वॉट हुआ? क्योंकि हमसे पूछा है एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, इंग्लिश में अलग है, हिंदी में पूछा है विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का तो एसआई मात्रक कैसे एम्पियर होता ही है, एम्पियर हो जाता है, लेकिन यहां पे लोग एम्पियर नहीं कर सकते हैं। डी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और पूछा है, तो हमें चलना होगा इंग्लिश के अनुसार। इंग्लिश के अनुसार जो आपसे पूछा गया है एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, मतलब से शक्ति का एसआई यूनिट पूछा है, तो शक्ति का एसआई यूनिट जो है वॉट होता है। ध्यान में रखिएगा, जब भी इंग्लिश में और हिंदी में क्वेश्चन अलग अलग हो जाए तो आपको इंग्लिश की ओर ही चलना है और इंग्लिश वाला ही सही जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 24 नंबर सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है, इन आवर बॉडी लिगमेंट्स कनेक्ट, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? मांसपेशी से हड्डी को, मांसपेशी से मांसपेशी को, मांसपेशी से चमड़ी को, या फिर हड्डी से हड्डी को। हमारे शरीर में जो स्नायु होते हैं, जो लिगमेंट्स होते हैं, वह किसको जोड़ते हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से आंसर करिए। तो हमारे शरीर में जो स्नायु हैं वह देखो जोड़ते हैं बोन टू बोन, हड्डी टू हड्डी, ठीक है, हड्डी से हड्डी को। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन आज कॉल्ड, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बनिक यौगिक। बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को किस नाम से जाना जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक हैं उनको हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे 26 नंबर सवाल पे। 26 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, सोडियम का रासायनिक चिन्ह है NU, SO, Na या फिर SD। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी Na। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो वो है आपका Na। हो गया सभी का। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 27 नंबर सवाल पे ये है आपका, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सोना, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर टीन। जो बॉक्साइट है यह किस धातु का अयस्क है? जो बॉक्साइट है इसको किस धातु का अयस्क के रूप में जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? करिए जल्दी से और बताइए कि जो बॉक्साइट है यह किस धातु का अयस्क है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो बॉक्साइट है यह देखो अयस्क है एल्यूमिनियम का। जिन्होंने भी आंसर किया है बी को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे 28 नंबर सवाल पे, और 28 नंबर सवाल जो है यह आपको दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड इज, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन है आपका ए में HNO3, बी में है H2SO4, सी में है HCl और डी में है H2SO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए सभी लोग करेंगे और बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका रासायनिक सूत्र होता है देखो H2SO4। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी H2SO4 हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे 29 नंबर सवाल पे। ये है आपका यहाँ पे सूत्र, याद रखिएगा अगर पता नहीं चल रहा है तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन है आपका, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रीजन फॉर हार्ट अटैक, निम्नलिखित में से क्या हृदयघात का कारण है? रक्त यूरिया, रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल या फिर रक्त शर्करा। बताना है कि क्या जो है हृदयघात का मुख्य कारण है, हार्ट अटैक का रीजन क्या होता है। चलिए आंसर करिए और बताइए जल्दी से कि हार्ट अटैक का निम्नलिखित में से क्या कारण है, हार्ट अटैक का रीजन क्या है। तो हार्ट अटैक का जो कारण है वो है देखो आपका कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है हार्ट अटैक होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे 30 नंबर सवाल। ये है आपका यहाँ पे, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तेल, पानी, लोहा या फिर पारा। जो थर्मामीटर है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? करिए जल्दी से और बताइए कि जो थर्मामीटर है इसमें किस पदार्थ का प्रयोग होता है। क्या होगा राइट आंसर? सभी को जो है यहाँ पे बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर करें और बताइए कि जो थर्मामीटर है उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। तो जो थर्मामीटर है इसमें देखो प्रयोग होता है पारा का, मरकरी का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी पारा, मरकरी। चलिए इसी के साथ जो है आपके आज के 30 क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके हैं। आप सब अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आज के
के 30 क्वेश्चन में से आप सबने कितने क्वेश्चन को सही किया। आज आपका कोई भी होमवर्क नहीं है, मैंने आप सबको टारगेट दिया था 29 का, आप सबने 29 सही किया या नहीं सबको जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। सभी जाते जाते क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। सभी शेयर कर दीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ साथ सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सभी ध्यान में रखें, सभी लोग जो है 30 जनवरी की आर्मी परीक्षा को टारगेट करेंगे, क्योंकि 30 जनवरी को ही जो है आपके इंडियन आर्मी की एग्जाम की बहुत ज्यादा चांसेज हैं। नए बच्चों को तो डेट 30 जनवरी की ही मिल रही है, पर जो पुराने हैं, जिनके करीब करीब 25 अप्रैल से एग्जाम पोस्टपोन होते आ रही है, उन सबको 30 जनवरी को ही टारगेट करनी है, क्योंकि एग्जाम डेट की कंफर्मेशन होती हुई बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। तो सभी 30 जनवरी को टारगेट करके पढ़ेंगे। अब करीब करीब आपके पास 60 दिन का और समय है, तो यही समय आपके पास है और यही टाइम में आपको खुद को निखारना है। चलिए ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।